चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सूडो फोर्स की। व्हाट आर इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम? सो इनर्शियल फ्रेम का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ऑब्जर्वर से है। ऑब्जर्वर जहां खड़ा है जिस फ्रेम में, उसको हम बोलते हैं फ्रेम, राइट, जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि सर देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आपका ऑब्जर्वर या उससे लिंक फ्रेम जो होगा उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे फ्रेम्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, या तो आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, कैसा है? एक्सेलरेटेड है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तब आप बोल सकते हो कि सर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज नॉन इनर्शियल। और ऐसे फ्रेम्स में हम डायरेक्टली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हमारे, राइट। इनको वैलिड कराने के लिए एक नया कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। अब सूडो फोर्स क्या होता है और कैसे लगते हैं? सपोज दैट मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं एक्सेलरेटेड हूं और मुझे किसी बॉडी को स्टडी करना है, तो मैं क्योंकि एक्सेलरेटेड हूं तो मैं डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे रिजल्ट्स गलत आएंगे, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें लगेगा कि गलत हो रहा है। बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, आप खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो, इस वजह से आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। तो उस मेरे एक्सेलरेशन को नलिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी पर एक इमेजिनरी, सूडो मतलब होता है इमेजिनरी, ऐसा कोई फोर्स लगता नहीं है, जस्ट टू मेक आवर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड इन माय फ्रेम, आप बोलते हो मैंने वो एक सूडो फोर्स उस पर इमेजिन करता हूं जो उस बॉडी पर लग रहा होगा। और उस सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? मैंने कहा सर उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ दैट बॉडी जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, मास ऑफ द बॉडी जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जो मेरा एक्सेलरेशन है वो माइनस क्यों लगा है? माइनस का मतलब है उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो मेरे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा। अगर मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो उस बॉडी पे फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा ऑपोजिट, ठीक है। मेरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कैसे। मैंने कहा सपोज अभी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि ये मास m ब्लॉक का मास है, एक फोर्स f है और उससे एक्सेलरेटेड a है। अगर ये ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट पे खड़ा हुआ है, मैंने कहा ये ऑब्जर्वर 1 है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो मैंने उसके हिसाब से फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा इस डायरेक्शन में, तो दैट इज फोर्स, यही ओनली फोर्स है, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आती इक्वेशन आएगी। अब यही मैं अगर दूसरे ऑब्जर्वर से स्टडी करने जाऊं जो कि मेरा खुद एक a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जरा उसको देखो क्या दिखेगा। आपने बोला कि सर एक्चुअली उस पर फोर्स कौन सा लग रहे होंगे, एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले कि ये फोर्स f इधर की तरफ दिख रहा होगा, बट इसको जो एक्सेलरेशन दिख रहा होगा वो इसके रिस्पेक्ट में कुछ और देखेगा ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा। बिकॉज आई एम एक्सेलरेटेड एंड आई डोंट फील माई एक्सेलरेशन, तो वॉट एवर एक्सेलरेशन आई फील इज बेसिकली रिलेटिव टू मी, मे नॉट बी द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। मैं अगर चल रहा होता हूं तो कभी कभी मुझे बगल वाले जो पेड़ है वो भी चलते हुए दिखते हैं जबकि मैं रेस्ट पे था, ठीक है। तो आप बोलेंगे मुझे जो एक्सेलरेशन दिखने वाला है वो एक ही जगह पे क्या दिखेगा, मेरे को रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर, मतलब a माइनस a1, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा इस बॉडी पे जो मेरे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मेरा एक्सेलरेशन अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पे जो सूडो फोर्स लगा रहा हूं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो देखिए नेट फोर्स कितना है, F माइनस एफ पी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, a माइनस a1। सॉल्व करेंगे आप तो देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गई जो मुझे ऑब्जर्वर रेस्ट पे था उसको दिख रही थी, और मुझे जो F इक्वल टू ma आ रहा है वो इक्वेशन आ रही है। दोनों ही इक्वेशन सेम आ रही है। इसका मतलब सूडो फोर्स के कंसेप्ट से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मैक्सिमम टाइम 99% ऑफ द टाइम मैं सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज नहीं करता हूं। ध्यान रखें इस चीज को, मैं सूडो फोर्स का कंसेप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं। मैं मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे लेके सॉल्व करता हूं। आप एक ही प्रॉब्लम को दो अलग अलग ऑब्जर्वर से सॉल्व करके रिजल्ट ला सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। मैं सूडो फोर्स को अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं 95-98% क्वेश्चंस को मैं केवल रेस्ट वाले ऑब्जर्वर से सॉल्व करता हूं और मैं सूडो फोर्स को अवॉइड करता हूं। ठीक है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मैंने कहा सर अगर आप टर्न एट कर्व रोड, जब कर्व रोड पे आप किसी व्हीकल के थ्रू टर्न लेते हैं तो उसके बारे में, फिनोमेना के बारे में हम थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। आप अगर देखें तो वहां स्किड करते हैं कभी कभी, राइट? तो हम वहां स्लो डाउन करने को हम एडवाइस दे रहे थे कि जब भी आप टर्न आया करें तो आप अपने आप को स्लो डाउन कर लिया करें, अपनी स्पीड कम करें, स्लो टर्न लें, तो आपके स्लिप होने के चांसेस कम रहते हैं। तो वही सब हम थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कितनी वेलोसिटी से मैं सेफली टर्न कर सकता हूं, ठीक है? तो मैंने कहा सपोज दैट ये एक टर्न है, मैं v वेलोसिटी से इस टर्न को क्रॉस कर रहा हूं, तो आप बोलोगे ये सर्कुलर टर्न है, तो सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है उसका r है, ठीक है? तो जब भी आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज v²/r। कोई भी सर्कुलर मोशन को करने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, वो होता है v²/r। और अब उसे यहां पे वो कौन प्रोवाइड करेगा, वही हमको देखना है। मैंने कहा जरा देखते हैं। मैंने कहा फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पे फोर्स mg। अब इस डायरेक्शन जब आप ऐसे टर्न ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में आप टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो फोर्स नहीं बनेगा तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से स्लिप कर जाएगा, राइट? तो ये सीधा सीधा चला जाएगा, सीधा सीधा तो रोड खत्म हो जाएगी, तो आप जाके आगे टर्न कर जाओगे तो आपको क्या लगेगा, आप बाहर की तरफ स्लिप हो रहे हो। कैसा लगेगा, बाहर की तरफ स्लिप हो रहा है, एक्चुअली रोड अंदर की तरफ टर्न हो गया है, ठीक है? तो अगर आपको वो टर्न लेना है तो आपको एक सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स क्या होगा सर, आपकी स्लिप होने की टेंडेंसी बाहर की तरफ रहेगी, तो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, जो कि अंदर टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ठीक है? तो फ्रिक्शन होगा वो जो नेसेसरी एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके, फ्रिक्शन की भी एक औकात है, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कितना कर सकता है, लिमिटिंग के बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है या प्रोवाइड करा सकता है, तो एक मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है? वो सब हम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो सेफली हम टर्न ले सकते हैं बिना स्किड हुए, ठीक है, दैट कम्स एज √μs/rg, यानी आपकी स्पीड टर्न लेते टाइम μs/rg √ से कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो आप स्किड कर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक इंजीनियरिंग यूज की, सिविल इंजीनियरिंग वाले ने क्या किया, जो टर्न होता है टर्न को हल्का सा वो एलिवेटेड से बना देते हैं। जब भी आप टर्न लेते हो तो हल्का सा एलिवेटेड बना देते हैं। उस एलिवेशन का फायदा क्या होता है, जरा देखिए, ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल हेल्प करने लगता है उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने में। नॉर्मल का एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर आने लगता है, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है। मैंने कहा मान लो यहां फ्रिक्शन नहीं होता, यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो आप टर्न ले ही नहीं सकते थे, बिकॉज फ्रिक्शन वाज द ओनली फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो कि आपको फोर्स प्रोवाइड करा सकता है टुवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ सकता है तो जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा सकता है, तो यहाँ पे आप पॉसिबल है, अगर फ्रिक्शन 0 है तो भी आप बोल सकते हो आप सेफली टर्न ले सकते हो। तो अगर हम केवल बोले फ्रिक्शन नहीं होता, केवल नॉर्मल की हेल्प से अगर हम टर्न ले रहे होते तो हम मैक्सिमम स्पीड कितनी टर्न ले सकते हैं, √rg tan थीटा। इतनी स्पीड या इससे कम स्पीड से हम सेफली टर्न ले सकते हैं अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता और एलिवेटेड होता, मतलब बैंकिंग की गई होती इसकी, ठीक है? बट अगर इससे ज्यादा स्पीड होती तो मैं यहाँ पे स्किड कर जाता, ठीक है? मैंने कहा सर अगर यहाँ फ्रिक्शन भी होता और बैंकिंग भी होती तो वहां फ्रिक्शन भी होता, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपका टुवर्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होता, और नॉर्मल का भी एक एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल की तरफ हेल्प करता होता। तो जो नेट एक्सेलरेशन आपको सेंट्रीपिटल दिलाने वाले फोर्सेस ज्यादा हो गए, तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी v की वैल्यू भी ज्यादा हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेफ वेलोसिटी है उसकी भी ज्यादा हो गई, राइट? तो आप बोलते हो तब जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है वो आती है rg into μs plus tan थीटा upon 1 minus μs into tan थीटा अंडर रूट में। आप बोले ये रिजल्ट नीट ने डायरेक्टली एक बार पूछ लिया है, तो रिजल्ट हमें याद रह जाएगा, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना इक्वेशन करके सॉल्व करने में एक अच्छा खासा एक डेरिवेशन लगता है, ठीक है? तो आप बोलेंगे जब नो एलिवेशन, नो बैंकिंग, नो, तो केवल फ्रिक्शन के दम पे आप बोलोगे मैक्सिमम स्पीड कितनी है, √μs/rg। अगर केवल आप बैंकिंग के दम पे जा रहे हो, फ्रिक्शन 0 है, तो आप बोलोगे √rg tan थीटा, सॉरी √rg tan थीटा। आप बोलते जब दोनों ही प्रोवाइडेड हो तो आप बोलोगे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दैट इज √rg into μs plus tan थीटा upon 1 minus μs tan थीटा। आप इसमें अगर μs की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √rg tan थीटा, जो कि ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे, थीटा की वैल्यू जैसी आप रखोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये दोनों का जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इनसे इन दोनों रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? एंड इसको हम ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, बिकॉज हमें इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है? तो इसमें सबसे कम वियर एंड टियर होता है, बिकॉज हमें इस इतनी स्पीड पे
फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नीट ने डायरेक्टली पूछा हुआ इस फॉर्मूले को, अगर किसी को फॉर्मूला याद होता और तो उसने बिना सोचे समझे 10 सेकंड 20 सेकंड में वो क्वेश्चन करके आगे बढ़ गया होता। ठीक है, तो थोड़े से और 2-3 एप्लीकेशन छोटे छोटे और हैं, उनको कवर करके फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। मैं आपको चाहता हूं कि आपको सॉल्व करना है या कुछ रिजल्ट्स आपको याद आ जाए। मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस, ये एक वेज है, ध्यान रखें ये एक इंक्लाइन प्लेन नहीं है। प्लेन होता है जो फिक्स होता है, ये वेज है, इसका मतलब दिस इज मूविंग, दिस कैन बी मूविंग ऑन दिस ग्राउंड, तो इसको हम बोलते हैं वेज या प्लैंक भी बोल देते हैं। और उसके ऊपर ये एम रखा है, ये दोनों ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ये स्मूथ है। ये कैसा है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है सर, नीचे वाला सरफेस भी स्मूथ है, राइट, ये वाला सरफेस भी स्मूथ है। अब अगर आप इस ब्लॉक को यहां रखोगे तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ स्लिप करेगा। मैं कहता हूं सर मैं यहां एक फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश करूंगा, तो उसने बोला मिनिमम एक्सेलरेशन बता दो सच दैट ये इसके रिस्पेक्ट में स्लिप ना करे। ठीक है, तब आपको फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो जब आप फोर्स बढ़ाओगे आप इसके रिस्पेक्ट में आप है ना या तो सूडो फोर्स से सॉल्व कर सकते हो या आप रिस्पेक्ट से नॉर्मल ऑब्जर्वर से सॉल्व कर सकते हो। तो जो मिनिमम एक्सेलरेशन या आप बोलोगे एक्सेलरेशन आएगा जिसपे ये स्लिप नहीं करेगा, वो एक्सेलरेशन आता है g10 थीटा। अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड 2 years बैक और 1 year बैक इन द नीट डायरेक्ट रिजल्ट आपसे ये पूछ लिया गया है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू g10 थीटा तो आप बोलोगे ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा जबकि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा। तो आपको टोटल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम आप बोलोगे टोटल मास कितना है सिस्टम का, m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m प्लस एम इंटू g10 थीटा। सिमिलरली आप बोलते हो ये भी एक प्लैंक है, ये भी एक वेज है और उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक m मास का आप बोल सकते हो कि ब्लॉक रखा हुआ है। आप बोलते हो उस ब्लॉक को मैं अगर खींचू, जैसे ये बाहर की तरफ खींचोगे तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है। मैंने कहा मिनिमम एक्सेलरेशन बता दो, ऐसा खींचो कि ये डायरेक्टली फ्री फॉल हो, मतलब इसका कॉन्टैक्ट ना हो, है ना। कभी आपने बोला होगा एक पेपर के ऊपर कॉइन रखते हो तो आप उसको खींचते हो तो फ्री फॉल होता है कॉइन का। बहुत तेजी से खींचोगे तो गिरेगा ही गिरेगा। ऑब्वियसली मैं इसको बहुत तेजी से खींच दूं तो गिरना ही गिरना है। बट मैंने कहा वो मिनिमम कितना फोर्स से खींचो या मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो कि ये फ्री फॉल करे, तो वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है g cot थीटा। ध्यान रखें इस केस के लिए g10 थीटा आती है। ये नीट ऑलरेडी पूछ चुका है, अभी तक नीट ने ये चीज नहीं पूछी है, तो मैं रिजल्ट याद रखूंगा तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप बोलोगे मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए, मिनिमम ठीक है, आप बोलोगे मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, g cot थीटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ये एक और प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। सपोज दैट ये एक डिस्क है, ये डिस्क इज हॉरिजॉन्टल डिस्क है और ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मास रख दिया m, ठीक है, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। मुझे बताना है कि इस डिस्क और इस m के बीच में कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए सच दैट कि ये जो m मास का जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर स्किड नहीं करे। मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मैंने कहा जरा देखो जब ये घूमे मतलब स्किड नहीं करे, मतलब इसके साथ साथ ये घूमेगी, ये पॉइंट डिस्क के साथ साथ ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा, तभी आप बोलोगे इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा और स्किड नहीं करेगा। तो आप बोलोगे इसको जरा हम देखें तो इसको ऊपर की तरफ देखिए, ये ऐसा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा। और क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी एक्सेलरेशन की होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो अब यहां से देखो n की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो n की वैल्यू इस केस में mg के बराबर आ जाएगी। और अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस रेडियस, और रेडियस की वैल्यू कितनी है x। सो दिस इज द फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा ये फोर्स कौन है, फ्रिक्शन है। तो आपने बोला दिस फोर्स की जो वैल्यू है वो या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो इस फोर्स से ज्यादा होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस सेंटीमीटर इससे इक्वेट कर देंगे तो आप बोलोगे इससे ज्यादा होगी, इसके बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा म्यूएस की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। मतलब म्यूएस की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। तो ये एक सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स है, ऐसी कई सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। मैं सारी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर ली है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम इनको देखेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का आप कह सकते हो एक क्विक रिवीजन हो गया है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। एफबीडी वगैरह आपको बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फ्रिक्शन के बारे में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से क्वेश्चन आजकल हॉट टॉपिक हो रखा है। बैंकिंग ऑफ रोड से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट तो आते ही आते हैं। फ्रिक्शन से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप बेसिक कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे, मैं कहता हूं अगर आपने ये सिर्फ रिवीजन कर लिया ना मेरे लेक्चर का, तो आप नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे, लास्ट 10 इयर्स में से अगर मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन आए होंगे तो 10 क्वेश्चन तो आपसे सिर्फ नोट से बन जाएंगे, ठीक है, नोट से कंसेप्ट से बन जाएंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, साथ ही साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभार आपसे थोड़े से न्यूमेरिकल बेसिस भी पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के जो अभी तक आए हुए हैं, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा ये चैप्टर मेरी तरफ से थ्योरी वाला जो पूरा रिवीजन है वो यहां से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आप बेझिझक किसी भी हेजिटेशन के बिना आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे टेक्स्ट करके मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू इनकमिंग वीडियोस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।